So tell me one thing. अभी तक हमने जितनी भी बातें की ना, they are all leading towards the positive impact. जी. Now challenges इसमें क्या क्या है? And I'm not asking only कि पेटीएम को अगर 50 करोड़ पे जाना है तो I'm saying as a country. एज अ कंट्री सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में नेटवर्क की बात सबसे, देखिए फाउंडेशन स्टार्टिंग होती है कनेक्टिविटी से, फ़ोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी. अगर हम इन 3 लेयर में इसको देखें तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई पिछले दशक में वो है कि सब जगहों पर फ़ोन चला गया. तो अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि भैया आपके पास फ़ोन नंबर है क्या, आपके पास 2 फ़ोन नंबर हैं. ये होता है. तो एक तो ये कनेक्टिविटी सॉर्ट ऑफ टिक कर देते हैं. अब जो चैलेंज की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हम लोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हैं, बड़े शहरों की बात है, बहुत आराम से उपलब्ध है. अगर आपके घर पे लैंडलाइन ब्रॉडबैंड नहीं आ रहा तब मोबाइल से उपलब्ध है, मोबाइल पे उपलब्ध नहीं है तो वाईफाई से उपलब्ध है. मतलब कनेक्टिविटी बड़े शहरों में आ गई है. जिस तरह से हमने देखा कि मोबाइल की कनेक्टिविटी ने रिवोल्यूशन लाया, जो फ़ोन कॉल वाली थी, उससे कहीं ज़्यादा गुना मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी से रिवोल्यूशन आता है. क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ देखिए, फ़ोन में सिर्फ कॉल थी और एसएमएस थी. अब इसमें दुनिया भर के एप्लीकेशंस हैं, मैसेंजर हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं. तो ये ना एक लीफ फ्रॉग है. तो उसमें जो सेकंड कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरा तो ये भी सरकार से गुजारिश होगी कि वो जैसे रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट कर दे, कि फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट हो इस देश की. तो ये हुआ हमारा वो कनेक्टिविटी. तो इसमें एक चैलेंज, जैसा आप हम बात कर ही रहे हैं कि स्पेक्ट्रम है, नेटवर्क की कॉस्ट है, लोगों के लिए डिवाइस की कॉस्ट है, सब चीज़ें नीचे आ चुकी हैं. मैं ये कहूँगा कि लिमिटेशन अगर है तो ये है कि बहुत दूर दूर तक वो टावर सेटअप हो रहे हैं अभी तक. लेकिन अगर मैं देखिए दिल्ली से अलीगढ़ जाता हूँ, मुझे रास्ते में हर जगह पे 3G और 4G मिलता है. तो हो सकता है कि हाईवे कवरिंग कर रखी है. आप अगर पूरे देश में भ्रमण करें तो पता चलेगा कि बहुत जगहों पर 2G चल रहा होगा या 3G चल रहा होगा. तो सबसे बड़ी बात ये होगी. दूसरी, हम देखिए लीफ फ्रॉग कर रहे हैं अनकनेक्टेड से कनेक्टेड एंड डिजिटली सेवी में, मतलब फाइनेंशियली डिजिटली सेवी. ये थोड़ा लंबा लीप है. तो हमें उसमें ट्रेनिंग, हाउ नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सिस्टम के अंदर से इस चीज़ का सपोर्ट, इस चीज़ की अगर कुछ हो जाए तो लोगों को जो डर है उसके बारे में बातचीत. मतलब इसको ये कहिए कि लोगों को समझाने की ज़रूरत है. और समझाने का काम मुझे इस टाइम पे तो बिल्कुल एक देश में मिशन लग रहा है. आप रेडियो खोलें, आप टीवी खोलें, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करें, सभी को डिजिटल एक प्राइमरी एजेंडा बना दिया गया. तो ये सॉर्ट ऑफ एक बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ बन गई है. इसके बाद चौथी चीज़ आती है, वो है कॉस्ट इस सिस्टम की. देखिए डिजिटल, मेरा ये मानना है कि कम कॉस्ट का सिस्टम है. बैठ जाए. हाँ, डिजिटल के मतलब है कि आपको जो पेपर की कॉस्ट लगती है वो नहीं लगेंगी. तो डिजिटल की लेकिन तब भी जो कॉस्ट हैं वो अभी भी रहती हैं, और डिजिटल पहले से सस्ता होगा. आपकी प्रधानमंत्री से कितनी बार बात हुई डिमोनेटाइजेशन के बाद? मेरी कभी बात नहीं हुई. मेरी उनसे पहले करीब पिछले साल मैंने एक सेल्फी खींची थी जब नेस्कॉम का इवेंट था तभी. No, but have you advised them about how to go as far as digital, because you are the largest player in India? जी, हमने पूरी तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, और आपने देखा होगा कि सरकार अब सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल की बात लीजिए, पावर की बात करिए, कोल की बात करिए, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करिए, टोल टैग, वहाँ पे पेट्रोल पंप, सब में डिजिटल आ रही है. तो हम वो सबको बुलाते हैं, तो हम भी उसमें से एक होते हैं. अब इंडस्ट्री की बॉडी है पीसीआई, IMAI, नेस्कॉम, ये सारी जो बॉडी हैं, हम उनकी तरफ से उनको बता रहे हैं. हमें अपनी तरफ से इनपुट देने का मौका मिलता है तो हम अपनी तरफ से बताते हैं. तो ये ज़रूर कहूँगा कि नीति आयोग, DIPP और सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बिल्कुल एक यूनिसन में काम कर रहे हैं, वो एक रिदम में काम कर रहे हैं. इतनी तेज़ी से चलती हुई सरकार मैंने नहीं देखी वैसे. अब और एक बड़ा इवेंट जो हमारे सामने खड़ा है इस समय, वो है बजट. एंड मैं बजट के लिए आपको इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बजट भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा. इस लिहाज से देखिए, रियल बजट होगा नहीं, GST के पहले का बजट है ये, सो द रोड मैप. एंड नाउ विद डिमोनेटाइजेशन, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. लोग सुनना चाहते हैं कि होगा क्या अब, इसका कुछ आगे का रोड मैप. भैया ये तो एक आपने कदम उठा लिया, सब हो गया, अब इससे आगे क्या? आपको क्या लगता है इसमें एक्सपेक्टेशन और प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जिसने पैसा खर्च करा और जिसको सबसे नियरली लीस्ट अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अगर उस पैसे को खर्च करने के मिलते हैं, वो है जो टैक्स पेयर है. नौकरीशुदा पेशा आदमी है, आप और मैं. हम लोग नौकरी करते हैं,
हमें पैसे मिलते हैं और हमारे पैसे में से टैक्स पहले नौकरी से पहले मिल जाता है सरकार को और सिस्टम को, और सिर्फ 1 या 1.5% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, सारे देश की इकोनॉमी को चलाने में अपनी मदद करते हैं। इस डिमोनेटाइजेशन से मेरा ये मानना है कि टैक्स बेस ज़रूर बढ़ेगा और हमारे और आपके जैसे लोग जो टैक्स जमा कराते हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा और इसको शेयर करने के लिए ज़्यादा लोग आएंगे। तो 2 चीज़ों पे मेरी एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि जो दुकानदार बंधु अब डिजिटल पेमेंट लेने लग गए हैं या मोबाइल से जुड़ गए हैं या फिर बैंकिंग में आए हैं, तो उनको किसी तरीके से वो उसमें कंटेंट रखे। उनको ये ना कहे कि देखिए आप जाइए और अब बन जाइए फिर से कैश वाले आदमी बन जाइए। तो किसी तरीके से सरकार अगर उनको किसी तरह की रिलैक्सेशन दे दे कि देखिए इतने पैसे तक कमाने पे हम आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं, तो उनको बहुत ही आराम से मोबाइल और डिजिटल में रहेंगे, वो रिलैक्स रहेंगे। नहीं तो मैंने देखा है कि छोटे दुकानदार बंधु कभी कभार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया टैक्स लग जाएगा फिर हमारा क्या होगा। मैं कहता हूँ टैक्स लग जाएगा हमारा क्या होगा, क्या टैक्स लग जाएगा आपका देश बड़ा आगे होगा। देश को चलाने के लिए, सड़क बनाने के लिए किसका पैसा चाहिए होता है? आपका और मेरा ही पैसा जाता है। अब अगर इस कंट्री में सारा परिवार एक व्यक्ति पे चल रहा हो, 100 लोगों की फैमिली एक व्यक्ति पे चल रही हो, बिल्कुल ऐसी फैमिली है हमारी अगर हम कंट्री को देखें तो मेरी एक्सपेक्टेशन है टैक्स बेस बढ़ेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है टैक्स परसेंटेज कॉस्ट कम होगी इंस्टीट्यूट दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनियों के लिए भी। और मेरा ये मानना है कि एक तो मुझे याद है पिछले बजट में सरकार ने क्लियरली बोल दिया था कि हम धीरे धीरे करके ये जो टैक्स है इसको 25% कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ ला रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत वेलकम कदम होगा और ये उसकी तरफ एक अच्छा लीप मिलेगा। दूसरी तरफ जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें कि इन्वेस्टमेंट हमें रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, कहाँ पैसे जा रहे हैं, कहाँ जाने चाहिए। डिफेंस बजट की कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसी में हम सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, हमें कहीं और पे भी एक्सपेंड कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। राइट। सो टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेडिंग बजट्स इनटू ग्रोथ इकोनॉमी सेक्शन। आप इतना सब सोच कैसे लेते हैं? व्हाट यू ड्रीम ऑफ व्हेन यू गो टू बेड एंड व्हाट यू थिंक ऑफ व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यूएस जा सकता था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बाद। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और मैं 98 में पास आउट हुआ था। तो आप सोचिए Y2K की प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, अपने माता पिता को बोला कि मैं यूएस नहीं जाऊँगा, मैं इस देश में रहूँगा। तो मैं इतने सालों से देखिए कोई भी पेरेंट उन दिनों में, जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जब H1B सॉर्ट ऑफ ये होता था कि इन्होंने पढ़ाई कर ली, ये इंजीनियर बन गए, ये अब अमेरिका जाते हैं, अभी अमेरिका रिटर्न होंगे, ये एक सोशल तगमे थे। और मैं 1998 में मैंने बोला कि मुझे ये सोशल तगमा नहीं चाहिए, मुझे इस देश में कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। आप माने उन दिनों में मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि आप अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो मैं नौकरी तब तक करते रहूँगा जब तक कि ज़रूरत होगी, लेकिन उसके बाद मुझे इस देश में काम करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने अपनी सो कॉल्ड MNC जॉब भी छोड़ दी थी। तो ये ना एक मोर और लेस ऐसा सोचिए कि मेरी लाइफ एक जर्नी है इस बात की कि मैं उस प्रिविलेज पोजीशन पे सोचता हूँ अपने आप को, जो एक टाइम पे जब इंडिया की बात करी जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड बनेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है और मेरी लाइफ टाइम में बनेगा। और जो कुछ हो सकता है, जितना कुछ हो सकता है, मैं उतना उसमें प्रण लगा के, मेहनत लगा के काम करूँगा। तो इसलिए चाहे आप ये वाली बात सोचें कि टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए, चाहे आप ये वाली बात सोचें कि इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे आप ये वाली बात सोचें कि कैसे हम वर्ल्ड मैप पे आगे जाएंगे, सिर्फ एक ही पर्पज़ और मिशन है। किसी तरीके से जब हम बाहर जाए ना इस देश के, तब जैसे हम बात करते हैं ना, हम अमेरिकन कंपनीज़ की बात करते हैं, हम यूरोपियन कंपनीज़ की बात करते हैं, हम जापानीज़ कंपनीज़ की बात करते हैं, हम देश की कंपनियों की बात करनी चाहिए। देखिए दुनिया के इतिहास में ये भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बहुत सारी भारतीय कंपनियां अभी तक बाहर जाके अपना नाम का झंडा नहीं गाड़ पाई। उसका कारण रहा हमारे देश के अंदर की ग्रोथ, उसका कारण रहा हमारे देश के अंदर के सिचुएशंस। अब हमारे देश की कंपनियां एक तरीके से वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे आ रही हैं और कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी को जो बढ़ावा मिला है, जरूर देश के नाम रोशन करेंगे। ऑलराइट, सो बिफोर वी रैप अप, क्या ये कहना सही होगा दैट Paytm विल बी इंडियाज आंसर टू फेसबुक एंड गूगल? Paytm definitely wants to be the India's answer to the list of the companies that made India proud. Absolutely, sir. All the best for your mission, and आपके साथ साथ इंडिया भी बढ़े, यही शुभकामना। Thank you so much. Thank you so much, sir.